हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कॉन्ट्रासेप्शंस एमटीपी के बारे में ना। अब देखो एक नेक्स्ट पार्ट है इसमें, ये है इनफर्टिलिटी कहते हैं इसको। मतलब देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो कहते हैं एक टर्म है स्टेबिलिटी एंड वन टर्म इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। स्टेबिलिटी में देखो कहा जाता है कि इसमें नो गैमेट फॉर्मेशन और इनफर्टिलिटी कहते हैं ये है फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी कहने का मतलब ये है कि एक जो कि एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि एक मैरिड कपल है, हस्बैंड वाइफ है, दे आर लिविंग टुगेदर एंड दे आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर एटलीस्ट 2 years, 2 साल तक उन्होंने किसी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया और स्टिल अ फीमेल इज नॉट एबल टू कंसीव। अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो इसमें से कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है कि इसमें से मेल या फीमेल इनफर्टाइल है या दोनों इनफर्टाइल हैं या दोनों में से कोई एक इनफर्टाइल है, जिसकी वजह से जो गैमेट है वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है ना। और देखो जो इनफर्टिलिटी है ये दो तरह का होता है, एक कहते हैं प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या है? जिसमें फीमेल हैज नेवर कंसीव्ड, फीमेल ने कभी एक बार भी कंसीव नहीं किया, ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। और सेकेंडरी क्या होता है कि एक बार कंसीव किया है, दूसरी बार वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो इफ अ फीमेल इज नॉट एबल टू कंसीव इवन अ सिंगल टाइम, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इनफर्टिलिटी। एंड इफ a female is not able to conceive after first pregnancy, this is called secondary infertility कहा जाता है इसको। तो प्राइमरी कहने का मतलब ये हुआ कि एक फीमेल है जिसने एक बार भी अभी कंसीव नहीं किया, नो कंसीवमेंट, नो कंसीव मतलब उसके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन उसके बॉडी में भी नहीं हुआ एक बार भी, और वो इम्प्लांट नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि इम्प्लांटेशन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर प्रेगनेंसी। समझ में आ रहा है? तो एक फीमेल है, अगर मान लो उसकी बॉडी में जायगोट बन भी गया और उसके बावजूद भी उसके यूट्रस में वो इम्प्लांट नहीं हुआ, तो ये भी एक इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है। तो मैंने पहले भी कहा था प्रेगनेंसी मींस इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो इफ अ फीमेल इज नॉट एबल टू कंसीव और इफ अ फीमेल इज नॉट कंसीव अ सिंगल जायगोट, सिंगल ब्लास्टोसिस्ट इन देयर एंडोमेट्रियम, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और एक बार उसने कंसीव किया है बट दोबारा वो कंसीव नहीं कर पा रही है, उसे क्या बोलेंगे बताओ? उसे कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है इसको। तो देखिए जो स्टेरिलिटी है, जैसे कहते हैं ट्रांसजेंडर्स होता है, जो ट्रांसजेंडर होते हैं इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, दे आर स्टेराइल। ट्रांसजेंडर्स आर स्टेराइल, याद रखिएगा इसको। ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं, जिसको थर्ड जेंडर भी कहा जाता है, जो जेनेटिकली मेल फीमेल होते हैं बट वो गोनैड्स वहां डेवलप नहीं हो पाता, तो दे आर फुल्ली स्टेराइल, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन गैमेट्स, उनके गैमेट्स फॉर्म नहीं करते। तो ट्रीटमेंट इसका नहीं है, ट्रांसजेंडर्स का ट्रीटमेंट नहीं होता। जो ट्रीटमेंट है वो किसका है बताओ? वो इनफर्टिलिटी का होगा। समझ में आ रहा है? और देखिए इनफर्टिलिटी जो होता है, इनफर्टिलिटी, तो पहली बात तो ये कि हु आर इनफर्टाइल। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इफ अ कपल लिविंग टुगेदर फॉर एटलीस्ट 1 or 2 years and
they are not using any kind of contraceptive, and still a female is not able to conceive, it means either both are infertile or either one of them are infertile. समझ में आ गया? ये आपके एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, आप देख लीजिएगा वहां पर, आप वहां से लिख भी सकते हैं इसको, इनफर्टाइल क्या होता है। एक कपल साथ रहते हैं 1 से 2 साल तक, कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं हुआ, इसके बावजूद भी एक फीमेल जो साथ में है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, इसका मतलब दोनों ही इनफर्टाइल हैं, या दोनों में से एक क्या बताओ इनफर्टाइल है। आज बच्चों समझ में आ गया यहां तक? अब देखिए इनफर्टिलिटी जो होता है मेल से भी हो सकता है, फीमेल से भी हो सकता है, या दोनों में हो सकता है। तो what are the regions of male infertility? तो कई सारे कारण है, देखो मेल में इनफर्टिलिटी के कितने कारण हो सकते हैं, देखो एक तो कहते हैं क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जिसमें टेस्टिस आप जानते हैं डिसेंड नहीं कर पाता, या फिर जो हाइपरथर्मिया कहा जाता है, स्क्रोटम के अंदर का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो, है ना, तो ये भी कारण हो सकता है, देखो है ना, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो गैमेट्स उतने नहीं बनेंगे। इसके बाद देखिए लो स्पर्म काउंट, मेल में स्पर्म काउंट कम है, इसको ओलिगो स्पर्मिया भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ओलिगो स्पर्मिया भी कहते हैं इसको। इसके अलावा देखो लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन, सीमेन का वॉल्यूम कम है, जितना होना चाहिए नहीं है। इसके अलावा देखिए जो एसटीडी वगैरह हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा देखो जो एक टर्म यूज करते हैं स्पर्म में कहा जाता है, देखो जो सीमेन होता है उसमें लेस फ्रक्टोज अमाउंट है, जितना फ्रक्टोज होना चाहिए उतना फ्रक्टोज नहीं है मेल्स के लिए, है ना। या फिर देखो मोर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब सीमेन में होता है ना। या फिर देखिए एक टर्म यूज करते हैं, देखो एक टर्म यूज करते हैं एस्थेनो जू स्पर्मिया कहता है। इसमें क्या होता है? लेस मोबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म प्रॉपर मूव नहीं कर पाता, है ना। तो ये जो सारे कारण मैं बता रहा हूं आपको, ये मेल की वजह से है, मेल के कारण होता है। देखो क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म जानते हैं क्या होता है? हाइपरथर्मिया, मैंने कहा कि मोर टेम्परेचर इन द स्क्रोटल पार्ट, लो स्पर्म काउंट ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है इसको। अगर मूवमेंट स्पर्म का काफी स्लो हो गया, उसे क्या बोलेंगे? एस्थेनोजूस्पर्मिया कहते हैं इसको। और देखो एक और टर्म है टीरेटोजूस्पर्मिया कहता है। इसमें कहते हैं डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म का जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए था वैसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या बोलता हूं बताओ? डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? टीरेटोजूस्पर्मिया, है ना। एक और देखो दिस टर्म कॉल्ड एजोस्पर्मिया, ऑलमोस्ट नील स्पर्म काउंट कहा जाता है। ना के बराबर, कम हुआ तो ओलिगोस्पर्मिया है, ना के बराबर है तो क्या बोलेंगे होता है उसको? एजोस्पर्मिया कहते हैं।
डिफेक्टिव अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर है उसका नाम टेराटोजूस्पर्मिया है। और मैंने क्या कहा कि मूवमेंट अगर स्लो है स्पर्म का उसे क्या बोलेंगे बताओ? एस्थेनोजूस्पर्मिया कहा जाता है। समझ में आ गया? और देखो जो मतलब और भी कई सारे कारण हैं। देखो जेनेटिकल फैक्टर्स भी हो सकता है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट भी हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। देखो जैसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम वगैरह जानते हैं आप, सिंड्रोम वगैरह केस में ऐसा हो सकता है। या फिर देखो फिजिकल फैक्टर्स, हेल्थ इशू हो सकता है, हेल्थ प्रॉपर हेल्थ नहीं है अगर, है ना? फिर देखो मैंने कहा कि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, जो जेनेटिकल डिफेक्ट होता है उसी को कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट भी कहा जाता है। या फिर जो स्ट्रेस होता है मेल का, जो हमारा बिहेवियर है, बिहेवियर करने का मतलब बताओ, जैसे कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई ड्रग ले रहा है, अल्कोहलिक लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनमें भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो अल्कोहलिज्म है, ड्रगिस्ट है, स्मोकर्स हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं स्पर्म के काउंट को क्या करेगा बताओ? कम करता है। और ये सब मेल में इनफर्टिलिटी के कारण होते हैं। समझ में आ गया? तो देखो कितने सारे कारण हैं। Infertility in males due to several reasons. What is that? One is called cryptorganism, hyperthermia, low sperm count, also called oligospermia. Teratogzoospermia is called defective morphology of spermatozoa. Asthenozoospermia is called, what is that? It is called, less movement. Mobility of spermatozoa is very, very slow. तो स्पर्म अगर मूव नहीं करेगा तो जाइगोट कैसे फॉर्म करेगा बताओ? फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? एजियोस्पर्मिया मैंने कहा इट इज ऑलमोस्ट नील स्पर्म काउंट कहते हैं, ना के बराबर हो गया, है ना? कई सारे ऐसे एसटीडी वगैरह होते हैं जिसमें स्पर्म काउंट बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, उसको एजियोस्पर्मिया भी कहते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन, लेस फ्रक्टोज अमाउंट इन सीमेन, more prostaglandins of semen, more viscous। देखो अगर सीमेन अगर ज्यादा विस्कस है, उसका थिकनेस अगर ज्यादा है, तो ये सब भी फर्टिलाइजेशन को अलाउ नहीं करेगा। इसके अलावा देखो मैंने क्या कहा, जेनेटिकल फैक्टर्स, इसको कॉन्जेनाइटल भी कह सकते हैं आप। जेनेटिकल डिफेक्ट जो होता है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आप जानते हैं, जेनेटिकल डिफेक्ट है ये, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। जो ह्यूमन बीइंग का, ये लो क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म मीन्स, बेवकूफ पहले पढ़ा नहीं था क्या? पहले के नोट रिवाइज नहीं किए तुमने? नहीं बताऊंगा मैं क्या होता है क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म, ढूंढो जाकर अपने क्लास नोट्स में पहले। सब बता चुका हूं पहले तुम लोगों को। तो मैंने ये कहा कि जो जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, जेनेटिकल डिफेक्ट कहते हैं जो बाय बर्थ आता है। समझ में आ गया? इसके बाद जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, आपका हेल्थ कैसा है, इस पे भी ये डिपेंडेंट होगा। और मैंने कहा जेनेटिकल फैक्टर्स को ही कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट भी कहा जाता है, बाय बर्थ डिफेक्ट जो जेनेटिकल डिफेक्ट आते हैं। समझ में आ गया? यस, एक और कारण कह सकते हैं, जो मेल में इंपोर्टेंसी होता है। इंपोर्टेंसी आप जानते हैं क्या होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है इसको। इफ there is a problem in erection, erectile dysfunction of penis, तो ये भी एक तरह का इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है मेल्स। और impotency is a very common kind of region of infertility in males। समझ में आ गया? तो ये सारा पॉइंट आप याद रखिएगा। ये सब
मेल के अंदर क्या बताओ, इनफर्टिलिटी के कारण है। क्लियर? तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, थर्ड ये हो गया, देखो फोर्थ पॉइंट ये हो गया, फिफ्थ पॉइंट ये हो गया, सिक्स पॉइंट ये हो गया, सेवेंथ पॉइंट ये हो गया, एट्थ ये हो गया, नाइन्थ ये हो गया, 10th भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, है ना। देखो 13 को ही ये कहा जाता है कॉन्जेनिटल भी कहते हैं, 14 हो गया, देखो 15 हो गया, और कितने सारे कारण चाहिए। समझ में आ गया ये? So that is all about the infertility in males. अब बता रहा हूं कि फीमेल में इनफर्टिलिटी के कारण क्या कारण हो सकता है। ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लो इसको। चलिए इसको मिटा दूंगा अब यहां पर। इम्पोर्टेंसी यहां लिखा हुआ है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं इसको, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फेलियर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस इज कॉल्ड इम्पोर्टेंसी। अब देखो फीमेल्स में क्या क्या कारण हो सकता है। देखो इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स इज ड्यू टू, देखिए कई सारे कारण है यहाँ पे। नंबर 1, एनओवुलेशन कहते हैं, और ऑलिगो ओवुलेशन कहा जाता है। एन ओवुलेशन मतलब इसको नो ओवुलेशन भी कहा जाता है, और इसे डेफिशिएंट ओवुलेशन भी कहते हैं। रेगुलर ओवुलेशन नहीं हो रहा है ना, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, तो नो ओवुलेशन है, एन ओवुलेशन कहते हैं। ऑलिगो ओवुलेशन मतलब क्या बताओ, डेफिशिएंट ओवुलेशन कहा जाता है। इसके अलावा देखिए ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये भी कारण हो सकता है। देखो या फिर देखिए डिफेक्टिव एंडोमेट्रियल टिश्यूज। नंबर 5, सर्वाइकल प्लग थिकनिंग। डिफेक्टिव कॉर्पस ल्यूटियम, डिफेक्टिव कॉर्पस ल्यूटियम। नंबर 7, फाइब्रॉइड यूट्रस। यूट्रस अगर ऐसा कोई कंडीशन मतलब को फाइब्रॉइड यूट्रस कहते हैं, इसमें भी इम्प्लांटेशन वगैरह नहीं हो पाता है ना। या फिर देखो मोर एसिडिक pH ऑफ वेजाइनल फ्लूइड। देखिए तो ये सब फीमेल में इनफर्टिलिटी के कारण बन सकते हैं। एन ओवुलेशन, नो ओवुलेशन, ओलिगो मतलब डेफिशिएंट ओवुलेशन कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया, रास्ता उसका अगर ब्लॉक हो जाए तो ओवुलेशन के बाद भी गैमेट्स नहीं पहुंच पाएगा। एंडोमेट्रियल टिश्यूज का प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर नहीं हो, इम्प्लांट कहां होगा। सर्वाइकल प्लग थिकनिंग, अगर सर्विक्स का प्लग थिकन हो गया तो स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम अगर डिफेक्टिव है तो जानते हैं क्या बताओ, इम्प्लांट तो हो जाएगा लेकिन वो तुरंत एबॉर्ट हो जाएगा वहां से। या कहते हैं फाइब्रॉइड यूट्रस, फाइब्रस यूट्रस का जो स्ट्रक्चर है ये भी कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन को रोकता है। और अगर पीएच ज्यादा हो वेजाइनल फ्लूइड का तो ये भी कहीं ना कहीं
मतलब जो स्पर्म वगैरह वहां पे पहुंचेगा उसको किल कर देगा वो। तो ये भी फीमेल्स की तरफ से क्या हुआ, इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। फाइब्रॉइड यूट्रस एक कंडीशन है, बस इसमें डॉक्टरी नहीं करना आपको। फाइब्रॉइड यूट्रस एक कंडीशन है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होता यूट्रस में। समझ में आ गया? तो ये सब देखो, और देखो मैंने पहले भी कहा, जो यहां भी फिजिकल फैक्टर हो सकता है, फिजिकल कॉन्जेनाइटल बिहेवियरल इशूज यहां भी हो सकते हैं। ये तो कॉमन हो गया सबके लिए, दोनों के लिए ना। फिजिकल कॉन्जेनाइटल बिहेवियरल या स्ट्रेस कहते हो, एसटीडी जो होता है, ये सब तो कॉमन एक हो गया देखो मेल फीमेल के लिए। हाँ जी, समझ में आ गया? वाह, मतलब अगर किसी को ट्रीटमेंट करना हो तो यूट्रस हटा देंगे वहां से? अरे कैंसर थोड़ी हो गया यूट्रस का। ट्रीटमेंट कर रहे हो या कि मतलब किसी का अगर मान लो टेस्टिस में प्रॉब्लम है, टेस्टिस हटा देंगे उसका? स्क्रोटम का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो बस स्क्रोटम ही हटा दो उसका, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, सारा प्रॉब्लम एक बार में खत्म। अरे ट्रीटमेंट होता है सबका, ऐसा थोड़ी कि सब कुछ हटा देते हैं। कि पेट में दर्द हुआ पेट ही हटा दो, सर में दर्द है तो निकाल दो एक पार्ट सर का। तो ये मैंने बता दिया कारण है, ये सब इनफर्टिलिटी के कारण है ना। अब मैं बता रहा हूं आपको कि अगर ये इनफर्टिलिटी है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे। अगर अब देखो, अब तो पहले ये बताया गया था कि बच्चे ज्यादा ना हो उसका क्या कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा कहानी है कि बच्चे अगर नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी का कारण बन रहा है दोनों तरफ से या किसी एक की तरफ से, तो उसको कैसे असिस्ट किया जाएगा, है ना। तो देखिए, ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए मैं बता रहा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। यहाँ देखिए, देखो ट्रीटमेंट क्या है इसका। तो ट्रीटमेंट में देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं टर्म, आईवीएफ से कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय या तो एक टर्म यूज करते हैं आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, या होता है जिप्ट, जैगोटिक इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कहते हैं इसको। ये फर्स्ट में बता रहा हूं आपको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है इसको। कि अगर जाइगोट बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं कर रहा है तो इसे बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करा दो। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें कहानी क्या होती है देखिए। इसमें जैसे मान लो ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है और ये मान लो ये फेलोपियन ट्यूब है और यहां पर ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इनफर्टिलिटी कहां से आ रहा है, मेल से साइड से हो फीमेल के साइड से हो, इसमें करना क्या है देखिए। जैसे मान लो अब जो मेल है उस मेल का जो स्पर्मेटोजोआ होता है, और देखो जब यहां पर ये सेकेंडरी साइट जब बाहर आया है, देखो जब ओवुलेशन हुआ
तो यहाँ क्या है, ये क्या बताओ, ये है सेकेंडरी ओसाइट, ये क्या बताओ, ये सेकेंडरी ओसाइट है। करना क्या देखिए यहाँ पर, बॉडी के बाहर भी देखो, इसमें क्या होता है एक्चुअली, इस तरह का एक कोई लैब एपरेटस है, लैब में एक्चुअली ये बॉडी के बाहर हो रहा है। देखो इस सेकेंडरी साइट को इसमें रखा गया, देखिए, और इसमें आर्टिफिशियल फ्लूइड रखा जाता है। ये एक आर्टिफिशियल फ्लूइड होता है और एक से ज्यादा स्पर्म देखो जो कैपेसिटेट करके इसमें डाल दिया जाए। ये जो स्पर्म है इसको बॉडी के बाहर क्या किया गया, बॉडी के बाहर इसे कैपेसिटेट किया गया। ये क्या बताओ, इसे कहते हैं कैपेसिटेटेड क्या, स्पर्मेटोजोआ। मोर देन वन स्पर्मेटोजोआ इज कैपेसिटेटेड, समझ में आ रहा है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। और ये सब बॉडी के बाहर हुआ है, मेल के स्पर्म को इकट्ठा किया गया, उसमें से कुछ सीमेन के अंदर जो स्पर्म अवेलेबल है उसे क्या किया गया है बताओ, उसे आर्टिफिशियली क्या किया गया, उसका कैपेसिटेशन, और फिर उसे यहां पहुंचा दिया गया। देखो और यहां पर अब क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या होगा बताओ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। देखो और फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए यहां पर ये क्या हुआ बताओ, ये फर्टिलाइजेशन, यहां क्या बना, जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट जब डेवलप करेगा तो हो सकता है इसमें जो डिवीजन होगा, तो देखिए यहां पर इसमें जब ये एम्ब्रियो जब बनेगा तो इसमें हो सकता है सेल्स का नंबर कहीं पे 8 भी हो जाए, हो सकता है कि वो डिवाइड करते करते 16 भी हो जाए। देखो तो ये हो सकता है, देखो 8 सेल्ड एम्ब्रियो, या फिर देखो लिखा हुआ यहां पर मोर देन 8 सेल्ड एम्ब्रियो। आप जानते हो कि जाइगोट जब बनेगा तो उसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा, और क्लीवेज के बाद क्या होगा बताओ, वो डिवाइड करेगा जब सेल्स उसके, तो एम्ब्रियो बनता है 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड, व्हाटएवर। तो दो स्टेज में दिखा रहा हूं आपको, या तो वो 8 सेल्स का स्टेज है या उससे ज्यादा का स्टेज है। अब डॉक्टर बड़े अच्छे तरीके से क्या करते हैं, देखो ये पूरा कंडीशन बड़ा माइन्यूट इन्वायरमेंट में होता है, एक छोटा सा भी मिस्टेक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट खराब कर देगा, समझ में आ रहा है। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अब जब एक बार ये एम्ब्रियो बन गया, या तो 8 सेल या उससे ज्यादा, तो डॉक्टर क्या करते हैं देखो, अगर वो मान लो 8 सेल के पहले का स्टेज है, बिफोर 8 सेल का स्टेज अगर है, तो उसे आप ट्रांसफर कर दीजिए सीधा, कहां बताओ, फिलोपियन ट्यूब में। देखो ये यहां पहुंच गया, और इसी को कहते हैं जिफ्ट। ये जो ट्रांसफर हुआ इसे कहते हैं जिफ्ट, जाइगोटिक इंट्रा फिलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। और अगर 8 के ऊपर चला जाए, 12, 15, 16 में पहुंच जाइए, तो इसे आप कहां डाल दो सीधा, कहां बताओ, इन द यूट्रस। देखिए और ये जो ट्रांसफर हुआ इसे कहते हैं IUT, इसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। फिर से रिपीट कर दूं मैं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि व्हाट इज IVF, IVF इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विवो और इन विट्रो कहते हैं, इन विवो मतलब इनसाइड, इन विट्रो मतलब आउटसाइड। इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन इन आर्टिफिशियल मीडियम,
outside the body. This kind of fertilization is called in vitro fertilization. Clear? After in vitro fertilization, what we do? We transfer the embryo either in fallopian tube or in uterus. अगर वो embryo 8 cells के पहले का स्टेज है तो उसे कहां पहुंचा दिया गया? बताओ। उसे पहुंचा दिया गया fallopian tube में, तो उसका नाम क्या हो गया? Zygotic intrafallopian tube transfer. It means GIFT का मतलब बताओ? Transfer of embryo less than 8 celled stage और up to 8 cell भी लिखा जाता है into the fallopian tube, into the fallopian tube after in vitro fertilization. और ये क्या बताओ? ये है ट्रांसफर ऑफ embryo more than 8 celled stage directly into the uterus. तो इसका नाम क्या हो गया बताओ? इसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. तो देखो क्या 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 बताओ? फीमेल्स के बॉडी से क्या रिलीज कराया गया? सेकेंडरी साइट बाहर निकाला गया. देखो तो स्टेजेस क्या है? देखो तो पहला स्टेज देखो ये हो गया. देखो देखो ये वाला पार्ट, रिमूवल ऑफ सेकेंडरी साइट फ्रॉम द fallopian ट्यूब. और ये एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, ये पता होना चाहिए आपको. तो पहला स्टेप क्या हो गया? देखो रिमूवल ऑफ क्या? सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द fallopian ट्यूब. सेकेंड देखो कैपेसिटेशन ऑफ आर्टिफिशियल कैपेसिटेशन ऑफ मोर देन वन स्पर्मेटोजोआ. दूसरा पॉइंट पे ये हो गया. देखो क्या बताओ? आर्टिफिशियल कैपेसिटेशन ऑफ मोर देन वन स्पर्मेटोजोआ. थर्ड पॉइंट क्या हो गया? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन आर्टिफिशियल फ्लूइड. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन artificial fluid to form a zygote, and that is called in vitro fertilization. After that, अब या तो ये 4 है या तो 5 है. फोर्थ क्या हो गया? जिफ्ट. और फिफ्थ क्या हो गया बताओ? अगर मैं कहूं कि ये फोर्थ इवेंट है और ये क्या बताओ? फिफ्थ इवेंट है. फोर्थ कब होगा? जब जाइगोट जो एम्ब्रियो होगा वो 8 सेल के पहले का स्टेज है. और डॉक्टर प्रिसाइजली देखते हैं इसको. अगर मान लो 8 से ज्यादा चला गया तो अब उसे डायरेक्टली कहां ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस के टिश्यूज में, और उसके कहते हैं आईयूटी. और सक्सेस रेट बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि ये सारा चीज बॉडी के बाहर हो रहा है. छोटा सा भी एक मिस्टेक अगर हो गया या कंडीशंस थोड़े से डिस्टर्ब हो गए तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट रुक जाएगा और जाइगोट वहीं पे खत्म हो जाएगा. एम्ब्रियो वहीं पे खत्म हो जाएगा पूरी तरह से. तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इवेंट नहीं है. 20 से 30% इसमें सक्सेस रेट है. तो ये नहीं कि बहुत फ्रीक्वेंटली होता है. तो ये आप डायग्राम में आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है. बताओ हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? पूछिए. अदिति जी बताइए क्या प्रॉब्लम है. हाँ, सेकेंडरी साइट में क्या प्रॉब्लम है? अरे ओवुलेशन के बाद सेकेंडरी साइट बनता है ना. यस, वो फीमेल गैमेट तो है. हाँ, तो मैंने कहा मोटिलिटी होता है. ये तुम्हें लगता है अपने से पहुंच जाएगा क्या यहाँ पर? अरे डॉक्टर, वो निकाला जाता है fallopian ट्यूब से और इसे यहाँ रखा गया. देखो बॉडी के बाहर उसको फर्टिलाइज कराया जाता है.
एग थोड़ी मूव कर रहा है। यस, ये तो सभी जानते हैं, ये तो आपके फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है कि फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होता है, उसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता, मूवमेंट स्पर्म का होता है, एक थोड़ी मूव करेगा। तो ये समझ में आ गया, ये है आईवीएफ। और आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, वो लाइन क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि इन विवो फर्टिलाइजेशन के बाद भी, एक लाइन देखो लिखा हुआ एनसीईआरटी में, IUT is, yeah, IUT can be performed, yeah, IUT is possible even after in vivo or natural internal fertilization। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है देखो, IUT इज पॉसिबल, मतलब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर इज पॉसिबल इवन आफ्टर इन विवो और नेचुरल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या लिखा हुआ हमने, बताओ क्या मतलब है इसका। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक मान लो एक मेल फीमेल हेल्दी है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्टिलाइजेशन होता है, नेचुरली फर्टिलाइजेशन होता है, फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट भी बनता है, एम्ब्रियो भी डेवलप होता है उसका, लेकिन वो एम्ब्रियो किसी कारण से मदर के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट नहीं हो पा रहा। मतलब मदर का जो एंडोमेट्रियम है, मदर का जो एंडोमेट्रियम है वो फंक्शनल नहीं है, उसका जो एंडोमेट्रियम है वो स्टेबल नहीं है। तो तरीका क्या है बताओ, कि जैसे ही वो एम्ब्रियो बना उसके बॉडी के अंदर, उस एम्ब्रियो को निकालकर किसी दूसरे फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया गया। यस, इस केस को सरोगेसी भी कहा जाता है। जब एक दूसरे के मदर के या दूसरे फीमेल्स के केवल यूट्रस को यूज किया गया है उस एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए, दैट काइंड ऑफ केस इज कॉल्ड सरोगेसी कहते हैं, सरोगेट मदर। क्या बोलते हैं बताओ, देयर इज टर्म कॉल्ड सरोगेट मदर। ये एक नॉन जेनेटिकल मदर कहते हैं इसको। वो बच्चा इस मदर का नहीं है, इस मदर के यूट्रस को केवल यूज किया गया है 9 मंथ के लिए। जैसे कहते हैं कोख जो होता है उसे 9 मंथ के लिए किराए पे ले लिया गया, मान लो ऐसा। और ये मतलब कुछ समय तक तो ये एक बिजनेस भी हो चुका था कई जगह पर। ये लोग जानबूझकर, जो फीमेल्स थी वो चाहती थी कि उनका बच्चा हो, लेकिन वो 9 मंथ उसको अपने बॉडी में कैरी नहीं करना चाहती। बट बोथ वांट्स, मेल फीमेल वांट्स अ किड, बट उसकी जो वाइफ है, उसकी जो मिसेज है, वो उस यूट्रस के अंदर, अपने यूट्रस के अंदर उस बच्चे को कैरी नहीं करना चाहती 9 मंथ के लिए। तो उसने क्या किया, किसी और फीमेल को हायर किया और उस फीमेल के यूट्रस में उस एम्ब्रियो को क्या कर दिया गया बताओ, ट्रांसफर कर दिया गया। एंड दैट काइंड ऑफ केस इज कॉल्ड सरोगेसी। तो मैंने क्या कहा कि इवन आफ्टर इन विवो फर्टिलाइजेशन IUT हो सकता है। और ऐसा भी केस आया था, देखो कुछ दिन पहले ये पेपर में भी आया था कि एक यंग फीमेल का एक्सीडेंट हो जाता है, वो डेथ होने के बिल्कुल कगार पे है, बट सी इज प्रेग्नेंट। वो प्रेग्नेंट है, बट उसका बहुत सीवियर एक्सीडेंट है, उसके बॉडी में एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है। तो तरीका क्या था देखो,
उस लड़की के मदर को बुलाया गया और उस लड़की के मदर में उस एम्ब्रियो को क्या कर दिया बताओ, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। ये क्या केस क्या हो गया, यही वाला केस हो गया, ये इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर हो गया। अब मतलब क्या है कि उस लड़की की जो मदर है, उस मदर में उसके बच्चे का क्या होगा बताओ आप, डेवलपमेंट होगा। एंड दिस इज द केस ऑफ सरोगेसी कहा जाता है इसको। समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया। अब देखो, अभी तो बताया जिफ्ट, अरे जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कहते हैं इसको, जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कहा जाता है इसको। समझ में आ गया ना? अभी आप जानते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग केस हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बैन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई अगर मान लो कोई कपल ऐसा है जिसमें कुछ कंडीशंस ऐसे बन सकते हैं कि वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो वो थर्ड फीमेल को यूज कर सकती है, लेकिन बिना किसी कारण का। जैसे आप जानते हैं, जो शाहरुख खान का जो तीसरा बच्चा है, क्या नाम है उसका, जो तीसरा बेटा उसका हुआ था, जानते हैं नाम उसका? हाँ जी बच्चों, ये तो पता ही होगा। हाँ देखो, कुछ पता, ये गिफ्ट का नाम पूरा फॉर्म फुल पर पता ना हो, लेकिन उसके बेटे का नाम जरूर पता है आपको, अब्राहम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो जो अब्राहम है, उसका बर्थ गौरी खान के बॉडी से नहीं हुआ है। शाहरुख खान की एक जो आया थी, उस आया के यूट्रस में उस बच्चे का बर्थ हुआ है, उस बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है। सरोगेसी का केस था ये, और ऐसे कई केस और भी हुए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली एक्शन लिया इसके ऊपर, बोला किसी कारण से कोई मेडिकल अगर इमरजेंसी है तो ये पॉसिबल है। लोग शौकिया ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं अभी मेरा मूड नहीं है, तुम मेरे एम्ब्रियो को कैरी कर लो। हम 9 मंथ के लिए, मैं अभी डेकोर बिजनेस चल रहा है मेरा, फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ, गौरी खान इज दैट बिजनेस ओनली। तो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बच्चा चाहिए बट मेरे पास टाइम नहीं है, तो किसी और को आपने हायर कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको बैन कर दिया पूरी तरह से। हाँ, डॉक्टर्स के सजेशन में हो सकता है, बट केवल कोई शौकिया ऐसा नहीं कर सकता। तो ये था ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? अब देखो, जो इसमें दूसरा पॉइंट है, इसे कहते हैं गिफ्ट। इसे कहते हैं गैमेटिक गैमेटिक इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कहते हैं इसको। गिफ्ट, देखिए नाम ही है गिफ्ट इसका, तो गिफ्ट जैसा ही कुछ होता है इसमें। देखिए इसमें होता क्या, देखो जैसे मान लो एक फीमेल ए और एक फीमेल बी, दो जेनेटिकली थोड़े क्लोज फीमेल्स हैं, है ना, यंग एज की फीमेल्स हैं ये। और अब देखो कंडीशंस क्या है। यूट्रस, और ये मान लो फेलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, ये फीमेल ए का हो गया, और ये देखिए ये फीमेल बी का हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो फीमेल ए है, इसमें जब देखो इसमें जब ओवुलेशन होता है, जब सेकेंडरी साइड यहां बनता है, देखो तो ये एक नॉन फंक्शनल गैमेट इज फॉर्म्ड।
किसी वजह से इसमें जो गैमेट्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, मतलब वो मतलब कह सकते हो वेएबल नहीं है ना? वो एक नॉन फंक्शनल या डिफेक्टिव ओसाइट है वो। पर आप कह सकते हैं ये डिफेक्टिव सेकेंडरी ओसाइट है। लेकिन देखो इसमें हेल्दी यूट्राइन एंडो मैट्रियम है ये। तो इस फीमेल का यूट्रस तो सही है, इस फीमेल का यूट्रस तो सही काम कर रहा है, यूट्रस का टिश्यू बिल्कुल सही है, बट जो गैमिट्स हैं वो प्रॉपर नहीं बन रहा। तो करना क्या होगा, देखो एक दूसरी फीमेल जो उसकी अच्छी जेनेटिकली थोड़े क्लोज फीमेल्स हैं, है ना? तो फीमेल ए ने फीमेल बी को कहा कि जो नेक्स्ट मंथ में जब ओवुलेशन तुम्हारा होगा, डॉक्टर वो चीज बताएगा कब होगा नहीं होगा, उस समय जो गैमेट्स बनेंगे, जो सेकेंडरी साइट ये रिलीज होगा, इस सेकेंडरी साइट को मतलब उसको गिफ्ट करना है एक्चुअली, इस सेकेंडरी साइट को यहां से निकालकर यहां पहुंचा दिया है। तो ये क्या हुआ बताओ, ये हुआ ट्रांसफर ऑफ क्या सेकेंडरी साइट फ्रॉम द अनदर फीमेल, क्योंकि इसके अपने गैमेट्स तो काम नहीं कर रहे, तो दूसरे की फीमेल्स का सेकेंडरी साइट यहां से निकालकर यहां ट्रांसफर हो गया। तो ये क्या हो गया, गैमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। और अब देखो जो स्पर्म है वो स्पर्म यहां पहुंचेगा, वो स्पर्म इसे क्या करेगा बताओ, फर्टिलाइज करेगा, और क्या बनेगा बताओ यहाँ पर, जाइगोट। और ये जाइगोट वापस यहाँ क्या होगा बताओ, इम्प्लांट करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो फीमेल है, अब ये इस एम्ब्रियो का देखो, ये इस बच्चे का वो क्या होगी, नॉन जेनेटिकल मदर होगी। देखो नाउ दैट फीमेल विल बी वुड बी नॉन जेनेटिकल मदर ऑफ बेबी, क्योंकि उसके गैमेट्स तो नहीं है ना, गैमेट तो इस फीमेल का ट्रांसफर हुआ ही, और इसी को कहते हैं, हाँ जी, ट्रांसफर फिलोपियन ट्यूब में ही होता है। और कहां ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर ऑफ सेकेंडरी साइट फ्रॉम द अनदर फीमेल। और देखो यहाँ पे नेचुरल फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। मेल तो वही है बट गैमेट कहीं और से आया है। लेकिन याद रखना इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आप इस फीमेल को क्या सरोगेट फीमेल कह सकते हैं। ये सरोगेसी नहीं है, सरोगेसी में एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहां तो गैमेट ट्रांसफर हुआ केवल ना। एंड दिस इज कॉल्ड गिफ्ट, गैमेटिक इंट्रा fallopian tube transfer. It is applicable when a female, लिख लो इसमें क्या होता है, when a female is not able to produce functional secondary oocyte but she has normal uterus for conceivement or for conceiving या for pregnancy, तो उसका यूट्रस नॉर्मल है बट उसके गैमेट्स फॉर्म नहीं कर रहे, एंड दिस इज द केस ऑफ, क्या कहते हैं बताओ इसको, इसे कहते हैं गैमेटिक इंट्रा fallopian ट्यूब ट्रांसफर।
अच्छा, तो सर फीमेल बी का तो लॉस हो गया। हाँ, तो वैसे क्या उसको स्टेट में रखना था क्या उस अंडे को? मतलब हर हर एक फर्टिलाइज हो जाएगा फीमेल बी का क्या? हाँ, ऐसे कहा जाता है कि फीमेल्स को जेनेटिकली थोड़े क्लोज होने चाहिए ताकि वो रिजेक्शन का प्रॉब्लम ना हो। सिस्टर्स हो सकते हैं या आसपास के कजन सिस्टर्स भी हो सकती हैं, व्हाटएवर। यस, अगर मदर उस समय तक उसमें अगर मेनोपॉज नहीं आया है तो मदर से भी ले सकते हैं, बट जितना ज्यादा डिले करेंगे एज का, जितना ज्यादा ओल्ड ओसाइट होता जाएगा, ओसाइट वैसे भी उतना ज्यादा फंक्शनल नहीं रहता, तो कोशिश की जाती है कि यंग फीमेल्स का ही ओसाइट लिया जाए। समझ में आ गया? तो ये हो गया तुम्हारा गिफ्ट। तो गिफ्ट किसने किया? गिफ्ट किया एक ऐसे फीमेल ने जिसको एम्ब्रियो नहीं बनाना, जिसको कंसीव नहीं करना, उसका सब कुछ नॉर्मल है। उस फीमेल ने अपने एग को ट्रांसफर कर दिया एक ऐसे फीमेल्स में जिसके अंदर फंक्शनल गैमेट फॉर्म नहीं हो रहा। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। समझ में आ गया? ये था आपका गिफ्ट। बिठाओ उसको। नहीं, ट्रांसफर ऐसे ऐसे निकाल लेते हैं, थेरेपी को ऐसे निकाल के यहाँ पहुंचा देते हैं। अरे कुछ ना कुछ डॉक्टर करेगा ही, ऐसे थोड़ी कि ऐसे हाथ से निकाल के डाल देगा उसमें। और देखो इसमें एक टर्म आता है, एआई कहते हैं, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें स्पर्म बैंक का यूज होता है, और अगर मेल में इम्पोटेंसी का प्रॉब्लम है, स्पर्म बैंक तब यूज करते हैं जब मेल में क्या हो गया, कंप्लीट इनफर्टिलिटी, मेल में स्पर्म बनना बंद हो चुका है। तो स्पर्म बैंक भी होता है, जैसे ब्लड बैंक होता है, स्पर्म बैंक भी होता है। वहां से स्पर्म लिया जाएगा और फीमेल के यूट्रस में या फीमेल के सर्विक्स वाले पार्ट में स्पर्म को सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वो एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। या मेल में अगर इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम है, फेलियर ऑफ इरेक्शन है, तो क्या इसका सॉल्यूशन है कि स्पर्म को डायरेक्टली कहां ट्रांसफर कर दिया जाए? आर्टिफिशियल ट्रांसफर करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है उसको। और ये भी एक इसमें इवन कई ऐसी फीमेल्स हैं जो शादी नहीं करना चाहती, बट उसे अपना एक बच्चे की जरूरत है, तो स्पर्म बैंक के थ्रू वो कंसीव कर सकती है। इसमें मेल का ऐसा कोई आइडेंटिटी जरूरत नहीं है। अरे इस अब ये बताओ, जब यहाँ पर जब एक फीमेल को जब उसने मैरिज किया ही नहीं तो फादर कहां से आ गया इसमें? मेल इज नॉन जेनेटिकल फादर हो सकता है, कई सारे ऐसे मेल हो सकते हैं जो नॉन जेनेटिकल फादर हो। सबका टेस्टिंग तो हुआ नहीं, सारे बच्चे का जेनेटिक टेस्ट तो हुआ नहीं सबका, कुछ भी हो सकता है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि फीमेल ने तो शादी किया ही नहीं है, वो सीधा स्पर्म लेकर उसने ट्रांसफर कर दिया। हाँ भाई, मैरिज इज डन, अब मैरिज हो गया और उस मेल में स्पर्म बन ही नहीं रहा, तो वो क्या करेगा वो? इसके बाद देखो एक और है इसमें केस, आईसीएसआई कहते हैं, इसे कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक
स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या है देखो, जैसे इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी साइट है, ये भी लैब में होता है। स्पर्म जो है देखो, वो स्पर्म अब इस हालात में भी नहीं है कि वो इसे नेचुरली क्या करे, बताओ, इसको पेनिट्रेट करे इसके वॉल को और फर्टिलाइज करे इसको। तो तरीका क्या बताओ, डायरेक्टली स्पर्म को इसके अंदर क्या कर दिया गया, ट्रांसफर, जो खुद नहीं जा सकता उसे पहुंचा दिया जाता है। स्पर्म इतना ज्यादा बेकार है, लाचार है, नकारा है कि वो यहां तक आने के बाद भी वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, तो डायरेक्टली स्पर्म को कहां पहुंचा दिया गया, बताओ, in the cytoplasmic part of egg or secondary site, and this is the case of ICSI, intracytoplasmic sperm injection। और यहां भी क्या होता है बताओ, इसमें क्या होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद आपको वही करना है, बताओ, या तो जिफ्ट करेंगे या तो फिर क्या करेंगे, आईयूटी करेंगे। तो आईवीएफ में और इसमें फर्क इतना है कि आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन खुद हुआ था, यहां पर फर्टिलाइजेशन खुद नहीं हो रहा है, स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। कहां बताओ, सेकेंडरी साइट के अंदर। बिल्कुल सही बात है, स्पर्म कमजोर है, वीक स्पर्म है। देखो ये एक स्पर्मेटोजोआ है, is not able to penetrate the egg membrane। और इसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, हाँ जी सॉरी, और यहां भी सॉरी, इट इज इन विट्रो, इन विट्रो ही होता है। और इन विट्रो के बाद या तो जिफ्ट होगा या तो फिर आईयूटी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था आपका ऑल अबाउट द इनफर्टिलिटी एंड इट्स ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम, वो है एसटीडी वाला पार्ट है, वो बताकर फिर मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपका, दैट इज ओवुलेशन, सॉरी दैट इज इवोल्यूशन। समझ में आ गया? तो एक छोटा सा पार्ट बचा है इसमें एसटीडी वाला, वो मैं अब बताऊंगा आपको अगले क्लास में।